नमस्कार दोस्तों। सिक्स JPSC 2016 में पूछे गए प्रश्नों का वीडियो पार्ट 1 बना चुके हैं। ये पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का सॉल्यूशन होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 51 में है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा 5.0। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, किससे परिभाषित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से इसको परिभाषित किया जा सकता है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8192 बाइट होते हैं इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रश्न में फिर से पूछा गया कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हम लोग जानते हैं मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ये। और प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है। और इसका पॉल्टर जो होता है ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही आंसर होगा टच स्क्रीन, जो कि इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ से पूछा गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो ये डेफोडिल से आता है। तो इसका सही उत्तर होगा डेफोडिल। पंचधारा योजना संबंधित है। पंचधारा योजना किससे संबंधित है? तो ये नदी से नहीं है। ये पंचधारा योजना है, लेकिन कोई नदी से ये संबंधित नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि नदी जल प्रबंधन दिया ऑप्शन में तो वही इसका आंसर होगा, ऐसा नहीं। इसका सही उत्तर होगा नारी कल्याण एवं विकास से। पंचधारा योजना नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। पौधों में बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? पौधों में व्हाइट बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जिंक की कमी के कारण होता है व्हाइट बड रोग। दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसिन के कारण होता है। बहुत इजी प्रश्न है। वेब पोर्टल DACNET किससे संबंधित है? डैकनेट किससे संबंधित है? वेब पोर्टल डैकनेट किससे संबंधित है? तो ई एग्रीकल्चर से संबंधित है डैकनेट। संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। सफ़ाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफ़ाहोड़ आंदोलन संथाल आदिवासी समुदाय से संबंधित है, संथाल जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो इसका उत्तर होगा कोरवा। आदिम जनजाति कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड के आदिम जनजाति 8 है। झारखंड में आदिम जनजाति कितने पाए थे? तो 8 आदिम जनजाति है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। झारखंड के आदिम जनजाति वाले जो है वो है सबर, असुर और कोरवा, ये आदिम जनजाति है। आगे भी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको एक बार याद कर ले सकते हैं। और कौन कौन है आदिम जनजाति? ये 3 हो गए, सबर, असुर, कोरवा। और 3 और अभी 3 बता रहे हैं, है ना? परहिया, बिरहोर और एक है आपका बिरजिया। इसको ऐसे याद करना है। 3 अक्षर वाले 3 हैं, सबर, असुर, कोरवा। 3 अक्षर वाले 3 हैं कौन कौन? सबर, असुर, कोरवा। और 4 अक्षर वाले आ जाते हैं परहिया, बिरहोर, बिरजिया। साथ ही साथ 2 और है। 2 और कौन कौन है? तो सोरिया पहाड़िया
और माल पहाड़ियाँ। तो इस तरह से 8 हो गई टोटल। आगे क्वेश्चन में आते हैं। अंधी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये हो गया आपका हो जनजाति से संबंधित है। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देवघर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण शासक पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। महुआ टांड अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार में स्थित है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला में स्थित है। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने रचना किया था इसका? तो श्रीनिवास पानोरी जी ने इनका रचना किया था मेघदूत का। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? मुंडा परंपरा का रीछगढ़ राजगीर स्थल से संबंधित है। और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मुंडा परंपरा में रीछगढ़ राजगीर स्थान से संबंधित है। राजगीर एक प्राचीन शहर और बिहार नालंदा जिले में स्थित एक नगर परिषद है। मुंडा लोग पर्व फागु करम त्यौहार, बाहा पर्व, सरहुल आदि सोहराई के मौसमी त्यौहार मनाते हैं। राजगीर शहर मगध राज्य की पहली राजधानी रही थी। यह 20वें तीर्थकर मनुस्रुवत जैन का जन्म स्थान भी है। यह गौतम बुद्ध और अरिहंत महावीर के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। आगे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त अभ्यास से फ्रेंडशिप 2016 था। अभी उस समय का करंट प्रश्न था ये। अभी का जितने भी सैन्य अभ्यास है उसे एक नज़र जरूर देख लें। 14वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वियतनाम में इसका आयोजन किया गया था। वियंतियन ये इसका ऑप्शन में दिया हुआ था। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मून एक्सप्रेस। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन है? अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है मासूमा मुरादी। रियो ओलंपिक्स में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्य प्रतिभागियों में हिस्सा लिया था? तो एक प्रतिभागी इसका हिस्सा लिया था। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF कहाँ पर आयोजित हुई थी? स्विट्जरलैंड में हुआ था। विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन इसका पहला कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है। रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन है? रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट गोरिका सिंह है। रियो ओलंपिक के सबसे युवा एथलीट, सबसे कम उम्र के एथलीट गोरिका सिंह थी, जो 2016 में भाग ली थी रियो ओलंपिक में। गोरिका सिंह ने 2016 का रियो ओलंपिक में भाग लिया। महिलाओं के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में अपने देश नेपाल का प्रतिनिधित्व किया था। ये नेपाल से थी। 2019 में गोरिका सिंह ने नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों के एक सत्र में 4 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये भी। गोरिका सिंह ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में तैराकी के लिए 3 कांस्य और 2 रजत पदक भी जीते थे। गोरिका सिंह भी वर्तमान में शांति शिक्षा पहल नेपाल का सद्भावना राजदूत हैं। तो नेपाल देश से है, ये भी याद रखने वाली बात है। आगे प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य था। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, दिल्ली से आगरा तक चली थी ये।
रियो ओलंपिक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा था? ये अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ओलंपिक गेम्स नहीं हुए हैं। तो जेपीएससी के एग्ज़ाम होने से पहले अगर ओलंपिक गेम्स नहीं होते हैं तो 2016 महत्वपूर्ण ही होगा। तो एक नज़र इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 43वां स्थान पर रहा था। रियो ओलंपिक्स में भारत का स्थान 43वां रैंक रहा था। एक नज़र में देख लेते हैं इसके कुछ एक्सप्लेनेशन। रियो पैरा ओलंपिक्स में भारत 43वें स्थान पर रहा था। 2016 के पैरा ओलंपिक्स रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में 7 से 18 सितंबर 2016 तक आयोजित किया गया था। रियो पैरा ओलंपिक्स में भारतीयों को कुल 4 पदक हासिल हुए थे। इनमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल थे। भारत ने 5 खेलों की श्रेणियों में कुल 19 प्रतिभागियों को भेजा गया था। देवेंद्र झाझरिया ने पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 2016 पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मरियप्पन थांगलुंग थे। अन्य 2 पदक विजेता शॉट पुट में दीपा मलिक रजत पदक और ऊंची कूद में वरुण सिंह भाटी कांस्य पदक जीते थे। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई उसका नाम क्या था? उसका आंसर ये होगा, मछली उसका नाम था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? तो आईएनएस अरिहंत है। प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन, इसका आंसर होगा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला था? इसका सही उत्तर होगा ब्लैक एंड वाइट को। ये सब 2016 का करंट अफेयर्स है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा 3री पीढ़ी। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की 3री पीढ़ी के अंतर्गत आता है। 3 पीढ़ियों में मानवाधिकार का विभाजन शुरुआत में चेक ज्यूरिस्ट कारेल वासक द्वारा 1979 में स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में प्रस्तावित किया गया था। 3री पीढ़ी के मानवाधिकार वह अधिकार है जो केवल नागरिकता और सामाजिकता से परे है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई दस्तावेजों में व्यक्त किए गए हैं। मानवाधिकार की 3 पीढ़ियां होती है। पहली पीढ़ी के मानवाधिकार अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता राजनीतिक जीवन में भागीदारी से संबंधित है। तीनों पीढ़ी को याद कर लेना है। पहली पीढ़ी में क्या है मानवाधिकार में? तो पहली पीढ़ी के मानवाधिकार अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता और राजनीतिक जीवन की भागीदारी से संबंधित है। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार समानता से संबंधित है और विश्व युद्ध के बाद सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने लगे हैं। वह मूल रूप से सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक संस्कृति है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार के सॉलिडेरिटी मानवाधिकार के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये तीसरी पीढ़ी वाला जो है वो किससे संबंधित है? तो सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन के अधिकार से संबंधित है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से इसका संबंध है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से संबंधित है। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम साइकिलिंग से संबंधित है। संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी 2016 का करंट अफेयर्स था। उसमें इन्हें पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें द लीजन ऑफ हॉनर से सम्मानित किया गया था। ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीडीएम कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी कब जारी की थी? तो 1 जून को जारी की थी।
चक्रीय निर्धन वे हैं, तो इसका आंसर होगा जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन बने रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बने रहते हैं, बने रहते हैं। परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? परछन बेरोजगारी का अर्थ होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। राजीव गांधी आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी, उसे कब तक विस्तारित किया गया है? तो इसे 2022 तक विस्तारित किया गया था उस समय। 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा था? तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को का 195वां सदस्य देश कौन सा है? तो फ़लस्तीन इसका 195वां सदस्य देश बना था यूनेस्को का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू। मेरे टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन कर ले, वहाँ पे क्विज भी होता है।